हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो जेपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये एग्ज़ाम 19 तारीख को होना है। 4 तारीख को इसका एडमिट कार्ड पब्लिश कर दिया जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लें। अब हम लोग बात करते हैं वीडियो की। तो ये है पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 को जाकर ज़रूर देखें। अब सबसे बड़ी बात कि क्या पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं ये आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। देखिए, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, एक चीज़ की गारंटी है कि यहाँ पर जिस लेवल में आपको क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है एकदम वैसे ही वही स्टैंडर्ड में आपको वहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि लेवल आपका क्या होना चाहिए, नॉलेज आपको कितना चाहिए किसी भी क्वेश्चन आंसर को करने के लिए। तो आप इसको पूरा देखें, जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं एक और नोटिस दे दूं कि बहुत जल्द ज्योग्राफी और पॉलिटी का भी इसमें सीरीज़ लेके आया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा कराए जाएंगे आपके हेल्प के लिए। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है। अब दोनों स्टेटमेंट जो है ये है किसके संदर्भ में, मतलब किसके अकॉर्डिंग है? तो ये है मेरठ संयंत्र के बारे में। मेरठ षड्यंत्र जो था वो केस, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोनों कथनों पर आप विचार करिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आप इन ऑप्शन में बताइए कि कौन सा उत्तर आपका सही है, कौन सा उत्तर गलत है, और कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिए। पहला जो स्टेटमेंट है इसमें ये कह रहा है, यह ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव से संबंधित था। जो मेरठ षड्यंत्र है ये स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है। दूसरा नंबर ये कह रहा है, 2 नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, शौकत उस्मानी, S.A. डांगे और शौकत उस्मानी इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए, जो इसके प्रमुख नेता थे। आपको बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है, आपको बताना है। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए, यहाँ पर उत्तर देंगे तो बेसिकली ये बात तो है कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। अब हम लोग इसका उत्तर करते हैं। देखो, पहली बात तो मेरठ षड्यंत्र जो है ये कब का मामला है? ये है 1929 का मामला, जिसमें 31 ऐसे पर्सन थे जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों किया गया था? कि कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव के कारण, जो कम्युनिस्ट पार्टी थे, कोई भी गुट था जो इस प्रकार का एक्टिविटी में शामिल था। जैसे कि ब्रिटिश शासनकाल में जो ब्रिटिश यहाँ पर थे, इसमें टारगेट किसको किया गया? तो इसमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा टारगेट किया नेताओं को, चाहे वो श्रमिक नेता हो, चाहे वो ट्रेड यूनियन का नेता हो, चाहे वो ब्रिटिश कम्युनिस्ट हो। हाँ जी हाँ, ब्रिटिश कम्युनिस्ट भी कुछ थे, जो अब कुछ को तो ये समझ में नहीं आया। मैं ये बता दूं कि बहुत ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिशर्स थे, मतलब कि इंग्लैंड से आए हुए थे, ब्रिटेन से आए हुए थे। तो यहाँ पर उन्होंने इसको ज्वाइन किया, तो उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। ऐसे लोग कितने थे? तो ऐसे लोग 3 थे जो जो इंग्लैंड से आए हुए थे। वैसे व्यक्ति कितने थे? वैसे व्यक्ति 3 थे जिनको गिरफ्तार किया गया था कम्युनिस्टों के प्रभाव के कारण। दूसरा जो यहाँ पर स्टेटमेंट कह रहा है, शौकत उस्मानी और S.A. डांगे इस मामले के प्रमुख नेता थे और इसमें गिरफ्तार किया गया था। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये भी सही है और दूसरा जो ऑप्शन है ये भी सही है। इसलिए हमारा उत्तर जाता है ऑप्शन नंबर C के साथ। 1 और 2 दोनों सही है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम लोगों ने पढ़ा 2 नाम, ठीक है, शौकत उस्मानी, S.A. डांगे। एक और थे जिनका नाम था मुजफ्फर अहमद, ठीक है, मुजफ्फर अहमद। और 3 जो बाहरी थे, जो इंग्लैंड से आए हुए थे, जो 3 ब्रिटिश नागरिक थे, वो कौन थे? तो एक का नाम था फिलिपी, ठीक है, एक का नाम था फिलिपी नहीं था, फिलिप था। दूसरे का नाम था क्या नाम था? बेंजामिन फ्रांसिस, ठीक है, बेंजामिन
बेंजामिन फ्रांसिस, और तीसरा जो था उनका नाम था लेस्टर। तो ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश थे, मतलब कि वो ब्रिटिश नागरिक थे, इंग्लैंड से आए हुए थे। इनको भी उठाकर जेल में डाला गया था। तो इन तीनों का नाम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और प्रमुख नेताओं में यहाँ पर दो का ही नाम दिया हुआ है, तीसरा नाम नहीं दिया गया है। यदि इस नाम को हटाकर इस नाम को डाल दिया जाता फिर भी आपका आंसर सही रहता। तो इतना चीज़ आपको याद रहना चाहिए। मेरठ षड्यंत्र कब हुआ था? 1929 में, और इसमें जो गिरफ्तारी की गई थी ये मार्च महीने में की गई थी। ठीक है, ये कब की गई थी? ये मार्च महीने में की गई थी। इसका ऑप्शन जो होगा हमारा सही उत्तर ये होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है। अब इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आकर जुड़ जाएं ताकि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएँ और वहाँ पर इतना जो सारा लिखा गया है आप इसको आसानी से पढ़ सकें डाउनलोड करके। तो इसमें हम लोग ज़्यादा इसको चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको 3 स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। इन तीनों स्टेटमेंट को आप पढ़िए, उसके बाद कौन सा सही है कौन सा गलत है इन सभी ऑप्शन में आपको बताना है कि कितने ऑप्शन सही हैं कितने ऑप्शन गलत है। जल्दी से पढ़ के इसका उत्तर कमेंट में दीजिए। दूसरा ऑप्शन जो कह रहा है, क्वेश्चन जो है इसमें यह कह रहा है कि प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान में निम्नलिखित में से कौन से कारकों ने भारत और चीन के मध्य समुद्री व्यापार में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया। आपको कारण बताना है। कारण यहाँ पर 3 दिए हुए हैं जो स्टेटमेंट के रूप में हैं। आपको बताना है कि वो कौन कौन से कारक थे। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मध्य एशिया में अस्थिरता थी। मध्य एशिया मतलब किसकी बात हो रहा है? सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान वगैरह जो एरिया है उसकी बात हो रही है। तो मध्य एशिया में अस्थिरता थी। दूसरा जो स्टेटमेंट है इसमें यह कह रहा है कि दक्षिणी भारतीय राज्यों द्वारा वाणिज्य को बढ़ावा मिल रहा था। तीसरा जो स्टेटमेंट ये कह रहा है मानसून की बेहतर समझ थी, इसके कारण यहाँ पर समुद्री व्यापार में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखा गया था। आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है कौन सा उत्तर गलत है। तो इसका जो सही उत्तर है, देखो इसमें स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर स्टेटमेंट सही है, दूसरा नंबर स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा नंबर स्टेटमेंट भी सही है। मानसून का जो बेहतर समझ कहा गया है, मतलब कि जो हवाएं होती थी, जो पवन चलती है, जो मानसूनी हवाएं चलती हैं कि किधर से किधर चलती है, दिशा किधर से किधर होती है, उन सभी का समझ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस समय मशीन था नहीं। मशीन नहीं रहने के कारण कोई भी नाव विपरीत दिशा में चल नहीं पाता था, उसको खेपा नहीं जा सकता था। तो वहाँ पर सबसे बड़ा टास्क आता था कि इस हवा में नाव को कैसे लेके जाएं। तो इसका एक समाधान निकाला गया, जब जिधर से हवा चले अपना नाव उधर हो चले। तो इसके लिए जो तीसरा नंबर ऑप्शन है, जो स्टेटमेंट है, यह भी हमारा सही होता है। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही होने के कारण हमारा जो उत्तर है ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही। अगेन एक MCQ है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपको मिलेंगे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। दोनों जो स्टेटमेंट है ये है शक पंचांग के बारे में। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला नंबर स्टेटमेंट कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पंचांग इस पंचांग पर आधारित है। क्या ये सही है? दूसरा नंबर ये कह रहा है कुषाणों पर अपनी विजय के प्राप्ति के रूप में शक शासकों ने यह पंचांग आरंभ किया था। तो क्या दूसरा नंबर स्टेटमेंट सही है? आपको बताना है इन सभी ऑप्शन में से कि आपका उत्तर कौन सा है। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम लोग इसका उत्तर करते हैं, क्योंकि उत्तर आपको नहीं बताएंगे तो आप जानेंगे कैसे। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है भारत का राष्ट्रीय पंचांग इस पंचांग पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग शक संवत के कैलेंडर को यूज करते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट है कुषाणों पर अपनी विजय के प्राप्ति के रूप में शक जो शासक थे उन्होंने इस पंचांग का आरंभ कराया। देखिए ऐसा कोई शासक वगैरह हम लोग हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है वैसे भी हमारा गलत ही नज़र आ रहा, ये एक्चुअली में गलत है भी। तो अब हमारा जो उत्तर है ये क्या होगा? ये होगा केवल एक सही है, इसलिए हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब बात करते हैं शक
पंचांग की, जो शक संवत है या फिर शक पंचांग कहेंगे, इसकी बात करते हैं। तो शक पंचांग को अपनाया गया था ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार, दोनों को एक साथ रखकर अपनाया गया है। अब इसको अपनाया कब गया ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप डेट एकदम एक्चुअल याद रखेंगे। 22 मार्च 1957 को ये प्रॉपर रूप से अपनाया गया था, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इसको जाना जाता है, तो आप ये याद रखेंगे। अब मुख्य पंचांग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुख्य पंचांग कौन कौन सा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा, ये स्टेटमेंट किस पर सबसे ज़्यादा सूट करता है या फिर ये स्टेटमेंट किसके लिए था जो यहाँ पर हमारा गलत हो गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो 3 पंचांग आपको याद रखना है। कौन कौन? एक जो पंचांग है वो है विक्रम संवत, मैं लिख देता हूं विक्रम संवत। दूसरा जो पंचांग है वो है जो आपने पढ़ा शक संवत, शक संवत। और तीसरा जो पंचांग है उसको कहेंगे हम लोग हिजरी पंचांग। हिजरी पंचांग जो है ये सऊदी अरेबिया में इसका मतलब इसको अपनाया गया था, वहीं का ये कैलेंडर है। अब विक्रम संवत के बारे में बात करें तो ये विक्रमादित्य के मतलब उन्हीं के द्वारा इनको लाया गया था। और क्यों लाया गया था? क्योंकि ये जो कुषाण है ये कुषाण ना होके यहाँ पर आपको मतलब इस स्टेटमेंट में होना था शाक्य वंश। ठीक है, शाक्य वंश। यदि ये शाक्य वंश होता और यहाँ पर शक शासक जो लिखा हुआ है यहाँ पर विक्रमादित्य होता तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होता है, क्योंकि शक जो विक्रमादित्य थे उन्होंने कुषाणों पर नहीं बल्कि शाक्य वंश पर अपना विजय प्राप्ति किया और इसी के उपलक्ष्य पर विक्रम जो संवत है कैलेंडर इसको यहाँ पर लाया गया। अब ये जो विक्रम संवत कैलेंडर है ये कैसा कैलेंडर है? तो ये कैलेंडर चंद्र पंचांग है, मतलब चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा की जो गति है उसको देखकर ये बनाया गया है। और दूसरा नंबर जो है शक पंचांग, तो ये कैसा कैलेंडर है? तो ये कैलेंडर है आपका जो सूर्य है, ठीक है, जो सूर्य है और जो चंद्र है इसको देखकर, मतलब इन दोनों को देखकर इस पंचांग को बनाया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। अब बात करें हिजरी की, तो हिजरी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। हिजरी के बारे में आप क्या जानेंगे, चलिए आपको बता ही दें। हिजरी का एक वर्ष, जो एक वर्ष होता है, इसमें एक वर्ष तो होता ही है पूरा, हम लोगों का जो एक वर्ष है ये होता ही है, प्लस 354 दिन एक्स्ट्रा इसमें होते हैं। तो आप समझ जाइए इस कैलेंडर का कुछ अलग ही लेवल है। और इसमें जो पहला महीना होता है वो कहलाता है मुहर्रम, ठीक है, वो कहलाता है मुहर्रम। और जो दूसरा महीना होता है, दूसरा नहीं, और 9वां महीना जो होता है, जो इसका 9वां महीना होता है वो कहलाता है रमजान। तो ये आपको याद होना चाहिए प्रॉपर रूप से। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा, सिर्फ स्टेटमेंट एक सही है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगेन एक एमसीक्यू है, चौथा नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बारे में, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। इसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है इसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा आरंभ किया गया था। तो क्या हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 सही है? आपको ये लगता है सही तो आप अपने उत्तर जरूर दें। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के निर्णय विरोध में आरंभ किया गया था। मतलब कि वो असहयोग आंदोलन उठा रहे थे, मतलब कि फिर से विड्रॉ कर रहे थे, इसलिए इसका निर्णय लिया गया था इसके विरोध में।
तो आपको बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो अब हम लोग इसका उत्तर जानते हैं। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है इसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आरंभ किया गया था, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण इसका विरोध के रूप में इसको आरंभ किया गया था, ये गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। अब इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है ये कब से कब तक रहा था और ये है क्या। देखो, इसका यदि आपको टेन्योर पूछा जाए तो इसका टेन्योर आप लिखेंगे 1920 से लेकर 1940, इसके बीच में ये रहा था और ये एक राजनीतिक संगठन था। अब गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था इससे इसका लेना देना नहीं है। जवाहरलाल नेहरू क्योंकि इसमें ये भी शामिल थे, तो आप इसको ऐसे भी देखकर, इस नज़रिए से भी देखकर इसको आप हटा सकते हो। तो हमारा जो ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर ए सही, केवल एक। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 1854 में वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। इसके संदर्भ में आपको यहाँ पर 4 ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका पक्ष लिया गया था। मतलब इस डिस्पैच में भारत का जो इसको अंग्रेजी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसमें निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से उन्होंने किसका पक्ष लिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और इसका उत्तर जरूर दें। पहला जो ऑप्शन है ये कह रहा है अधोमुखी निसंयन सिद्धांत। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है महिला शिक्षा और व्यावसायिक परीक्षण। तीसरा जो स्टेटमेंट है ये है धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। और चौथा जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है शिक्षा में निजी उद्यमिता। अब आपको इसका उत्तर बताना है। देखो, इसका सही उत्तर क्या होगा। सिर्फ इसका सही उत्तर जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। 2, 3 और 4 स्टेटमेंट जो हमारा है वो सही है और 1 नंबर जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है। मैग्ना कार्टा एक बहुत बड़ा चीज़ है, इसको समझाना मतलब आप समझिए कि सबके हित की बात करें, सबके हित की बात जहाँ हो उस प्रकार के चीज़ को, क्योंकि ये बाहरी विदेशी है तो इसको हम ज़्यादा यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। इतना आप जान लीजिए कि ये इंग्लैंड का ही चीज़ है। तो मैग्ना कार्टा बहुत बड़ा चीज़ है, इसको मैं कभी और डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है पूना समझौता के बारे में आपसे पूछा जा रहा। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में ये हुआ था। तो इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था। किस लिए हुआ था, कारण क्या था? तो यह दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दा हल करने के लिए था। दूसरा नंबर स्टेटमेंट यह है कि ब्रिटिश सरकार ने यह समझौता अस्वीकार कर दिया था। आपको बताना है दोनों में से कौन सही है। जल्दी से इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। जो पहला नंबर स्टेटमेंट है कि यह दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित मुद्दा हल करने के लिए था, जिसमें गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने यह समझौता अस्वीकार कर दिया था। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि अस्वीकार नहीं किया गया था, इसको स्वीकार किया गया था। और इसको किस तरीके से या फिर किस तर्ज पर स्वीकार किया गया था, इसे कम्युनल अवार्ड के संशोधन के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होता है, क्योंकि यहाँ पर अस्वीकार लिखा हुआ है। ठीक ना, देख लें, ये अस्वीकार लिखा हुआ है, जो कि ये क्या होगा, ये होगा स्वीकार। तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट 2 गलत होता है, स्टेटमेंट 1 सही होता है। हमारा उत्तर जाता है केवल ए के साथ, केवल 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में तराइन के युद्ध का क्या महत्व है? स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बताना है ऑप्शन कौन सा आपका सही है। पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है इससे भारत में तुर्की शासन की स्थापना हुई। दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि शेर शाह सूरी ने
आगरा पर अधिकार कर लिया था। तीसरा नंबर जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है ब्रिटिश सेनाओं ने टीपू सुल्तान को हराया था। और चौथा नंबर ये कह रहा है इसके परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अब हम लोग देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा सिर्फ ए नंबर। ठीक है, इसमें कोई एमसीक्यू वगैरह है नहीं, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यही हमारा सही होगा। इससे भारत में तुर्की शासन की स्थापना हुई थी। तुर्की शासक कौन थे? तो आपने नाम सुना होगा गौरी। तो मोहम्मद गौरी जो थे वो तुर्की थे और उन्हीं की बात की जा रही है। तराई का युद्ध जो है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1191 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। जिसमें कौन हारा था? जिसमें हारा था मोहम्मद गौरी। और मतलब एक इस पर एक कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही है, मैं कभी इसको बाद में यदि याद आया तो बताऊंगा इस वीडियो में। तो मोहम्मद गौरी जब पूरी तरीके से ये हार चुका था, इसको मारा गया था इतना ज़ोर से, ये पूरा ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर भी मरा नहीं था। और अगेन अब ये सवाल आपके मन में आएगा कि गौरी तो फिर से आक्रमण किया था और यहाँ पर वो शासन किया और पृथ्वीराज चौहान को वो मार दिया था। तो ये कब हुआ था? तो ठीक 1 साल बाद, मतलब 1191 में पहली बार मोहम्मद गौरी आया और इसने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई की। ये हार गए। फिर ये पूरी सेना लेकर वापस आए 1192 में। और इस बार क्या हुआ? इस बार हार गए पृथ्वीराज चौहान। ये सारा कहाँ हुआ? ये जो पहला हुआ था ये हुआ था तराई का युद्ध। यहीं से शुरू होता है मामला, जिसमें पहली बार मोहम्मद गौरी हार गए और दूसरी बार जो मोहम्मद गौरी आया वो सबसे ज़्यादा टारगेट किया किसको? पृथ्वीराज चौहान को। तो ये आपको याद होना चाहिए विथ ईयर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शब्द है दिनार। इसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा इसके संदर्भ में स्टेटमेंट आपका सही जाता है। पहला जो है, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भू राजस्व कर को कहा जाता था दिनार। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है इसमें कह रहा है गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जारी किए गए सोने के सिक्के को कहा जाता है दिनार। तीसरा जो ऑप्शन है, चोल साम्राज्य के अंतर्गत भूमि प्रशासन को की सबसे बड़ी इकाई को कहा जाता है दिनार, या फिर इसमें से कोई नहीं। आपको इसका उत्तर बताना है। देखो बहुत हल्का ये क्वेश्चन है, आपको ये मालूम होना चाहिए। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जारी किए गए ये सोने के सिक्के को कहा जाता था दिनार। देखो गुप्त साम्राज्य जो है या गुप्त सम्राट जो थे ये सोने के सिक्के के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ऐसा नहीं है कि इस साम्राज्य में अदर सिक्के नहीं चलते थे सोना को छोड़ के, मतलब जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, पित्तल हो गया, इस तरीके के नहीं चलते थे। ऐसे भी थे, लेकिन प्रसिद्ध किस में हुए थे? तो सोने के सिक्के में ये प्रसिद्ध हुए थे। इस समय में या इस दौरान जो ये घटना घट रही थी, जो सोने के सिक्के की बात कह रहे हैं, ये जब घटना हुई थी तो इसको कहा गया था सोने की बारिश। मतलब सोने की बारिश की संज्ञा इसको दी गई थी, इस घटनाक्रम को या फिर इस दौरान जो समय घटा था इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा स्थल पर विचार कीजिए। हड़प्पा स्थल पर आपको विचार करना है, सिर्फ हड़प्पा नहीं, यहाँ पर 3 दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इसको अरेंज करना है। कैसे? उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर अरेंज करना है। अब उत्तर दक्षिण कैसे है? ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो आपको यहाँ बताना है इस क्रम में, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन है। ठीक है, तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल, आपको ये क्रमिक रूप से सजाना है कि कौन सा सबसे उत्तर में है, कौन ऊपर में है उत्तर की ओर, फिर उसके नीचे कौन आता है दक्षिण की ओर, फिर इसके दक्षिण की ओर कौन आता है, ये आपको बताना है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हम लोग देखते हैं। क्या हड़प्पा जो है ये
सबसे उत्तरी भाग में है? तो जी हाँ, ये सबसे उत्तरी भाग में है। मोहनजोदाड़ो जो है ये कहाँ है? तो मोहनजोदाड़ो जो है ये हड़प्पा के बाद जो जगह है इस क्रम में वो है मोहनजोदाड़ो। और लोथल बच गया तो ये लास्ट होना ही है, इसलिए हमारा सही उत्तर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ 1 2 3 तीनों सही। ये मैं आपको दिखाता भी हूँ, आप यहाँ पर आसानी से इसको देख पाएंगे। देखो यहाँ है लाहौर, ठीक है, ये है लाहौर, ये लोथल नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये है हड़प्पा, ये है मोहनजोदारो, और इसके नीचे जो ये जगह आप देख रहे हैं गुजरात में, ये है लोथल। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो है तो इंडियन सिविलाइजेशन का ही भाग, लेकिन आज ये कहाँ है? तो ये है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है, किस नदी के किनारे है? तो ये है सिंधु नदी के किनारे। लोथल जो है ये आता है गुजरात में। यहाँ पर बड़े मैप में आप इसको आसान से देख पाएंगे। पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। पीडीएफ डाउनलोड कहाँ होगा? तो व्हाट्सएप ग्रुप में आकर जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगेन एक एमसीक्यू है, यहाँ पर आपको बताना है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य जो है ये विभिन्न नस्ल और धर्म के भारतीयों को एकजुट कर उसका कल्याण कार्य हेतु परीक्षण करना था या प्रशिक्षित करना था इसको। तीसरा नंबर जो ऑप्शन है कि महात्मा गांधी इस सोसाइटी के सदस्य थे। आपको बताना है इसमें से कौन सही है कौन सा गलत है। अब हम लोग देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। आप जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला नंबर जो स्टेटमेंट है कि इसका जो संस्थापक है वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है कि इसका जो उद्देश्य है ये नस्ल और धर्म, जो विभिन्न प्रकार के नस्ल, देखो नस्ल क्या है थोड़ा ये मैं बता दूं। भारत में भी अलग अलग नस्ल के लोग पाए जाते हैं। भारत कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से। मैं उतना अच्छा इसको बना नहीं पाता हूँ, खैर छोड़िए इसको क्या। अब आप इसको बांट दें ऐसे 2 भागों में, और इस तरीके से 2 भागों में आप इसको बांट दें। ये सीधी लाइन गई नहीं। आप इधर वाले एरिया में देखोगे तो आपको थोड़े बड़े ठीक ठाक इंसान दिखेंगे, मतलब नॉर्मल 5 फीट का आदमी, गोरा चिट्टा, कभी कभी सांवला भी होता है लेकिन उसको गोरा चिट्टा कहेंगे। लेकिन आप इधर में जाओगे तो यहाँ का नस्ल कुछ और है, ये थोड़े तगड़े होते हैं, है ना, थोड़े तगड़े होते हैं। इधर की ओर आप आओगे 7 सिस्टर में तो यहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं, जो लोग रहते हैं, ये थोड़े से नाटे होते हैं, छोटे कद के होते हैं, नाक थोड़ा सा दबा हुआ होता है, अलग अलग तरीके का आपको मिलेगा। अब बोलेंगे कि इधर क्या है भाई? तो इधर जब आप आएंगे तो व्यक्ति आपको लंबे लंबे मिलेंगे, अप्रॉक्स 6 फीट, 5 फीट और 6 फीट के बीच में मिलेगा। और हर एक व्यक्ति आपको मतलब अलग पर्सनैलिटी का लगेगा। आपको खुद लगेगा, यदि इधर का व्यक्ति इधर जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो उसको खुद लगेगा कि कहीं पर ये जो हमारा चेहरा है इनसे मिल नहीं रहा है, इनसे हम कहीं ना कहीं अलग हैं। तो नस्ल है। अब इसको अच्छे से और भी समझते हैं। इंडियन जैसे दिखते हैं और एक अमेरिकन है, दोनों को एक जगह खड़ा कर दें तो आपको पता चल जाए कि ये दोनों जो है वो बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। अब इसमें भी समझ में नहीं आया तो अब ये समझें, अमेरिकन को एक जगह रख दें और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज वाले को रख दें, ठीक है। अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट में रहते हैं या उनको रख दें, किसी को भी रख दें, वेस्ट इंडीज या फिर जो आप देखते हो क्रिकेट में घुंघराले घुंघराले बाल होते हैं, मतलब पता नहीं वो कंघी कैसे करते होंगे, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। तो आप इन दोनों को जब एक जगह पर रखोगे तो आपको नस्ल का पता चलेगा कि कैसा नस्ल है। तो व्यक्तियों के भी, मानव जो ह्यूमन हैं उनकी भी अलग अलग नस्ल हैं। भारत में भी अलग अलग नस्ल पाए जाते हैं। तो नस्ल और धर्म के भारतीयों को एकजुट करके उन्हें कल्याण कार्य के लिए प्रशिक्षित करना था। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है और ऑप्शन नंबर 1 भी हमारा सही है। तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं, महात्मा गांधी इस सोसाइटी के सदस्य थे, ये बिल्कुल गलत है। सोसाइटी के सदस्य नहीं थे। इस समय इनके द्वारा निर्माण किया जा रहा था, स्थापना किया जा रहा था साबरमती आश्रम का।
इसलिए हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 सही है। हमारा जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही। अब यहाँ पर हम लोग कुछ बात कर लें। जैसे कि आपने यहाँ पर पढ़ा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसका गठन कब हुआ था, तो ये डेट आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे। ये हुआ था 12 जून 1905 में, 1905 में ये हुआ था। 12 जून 1905 में ये हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पुणे में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये कैसा संगठन था, तो आपको याद रहे कि जब इसमें एकजुट करने की बात हो रही है सभी नस्ल के व्यक्तियों को, सभी धर्म के व्यक्तियों को, तो ये एक धर्मनिरपेक्ष गुट हुआ या फिर संगठन हुआ। अब साबरमती आश्रम जो है ये कब बनाया गया या फिर इसकी स्थापना कब हुई, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हुई थी 1915 में। कहाँ हुई थी, तो ये हुआ था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में एक जगह है जिसका नाम है कंचरव। तो कंचरव में ये आपको मिलेगा अहमदाबाद के शहर में। 1915 में ये इसकी स्थापना हुई थी। इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न पिछले साल, मतलब पिछली बार 2016 में जब एग्ज़ाम हुआ था तो ये सवाल पूछे गए थे। ये जो सवाल है इसको हूबहू पूछा गया था। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, जल्दी से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका जो सही उत्तर है ये होगा ऑप्शन नंबर 1, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है न्यायिक कार्य से संबंधित ऋग्वेदिक जनजाति सभा का नाम क्या था। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अगेन ये 2016 में पूछा गया है, तो आपको इसका उत्तर जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका उत्तर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, देखो विधाता नहीं होगा, समिति नहीं होगा, अप्रयुक्त में से सभी तो होगा ही नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सभा होगा इसका सही उत्तर। अगला जो क्वेश्चन है ये है मेडावल से, आप यहाँ पर देख लें एंशिएंट से है। तो यमक जो है, यमक ये बुद्ध का कौन से पितक से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको जल्दी से बताना है। क्या इसका संबंध सुत्त पितक से है, विनय पितक से है, या फिर अभिधम पितक से है, या इनमें से किसी से नहीं है। देखो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो संबंध है ये है अभिदम्ब पितक से। सुत्त पितक, विनय पितक से इसका संबंध नहीं है और ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं कि अभिदम्ब जो पितक है इसमें है क्या। तो इसमें बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत हैं। ठीक है, इसमें दर्शन और सिद्धांत है। एमसीक्यू में ये खेल लिया जाता है और इसको दर्शाने के लिए इस पर 7 पुस्तकों में इसको बांटा गया है। 7 पुस्तक जो है ये आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड करके, अगेन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया था वो कौन था। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। सब नाम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है, आराम से इसका उत्तर करेंगे कमेंट बॉक्स में, और करेंगे ही करेंगे, कोई उपाय नहीं है। देखो इसका जो सही उत्तर है ये ना ही फाहियान होगा, ना ही आइजिंग होगा, ना ही सुंग यून होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा युआन च्वांग। युआन च्वांग जो है ये हैं चीनी तीर्थयात्री जो 6ठी शताब्दी में आए थे। अब कौन कौन कब आए थे, नहीं आए थे, आप इसको आराम से डाउनलोड करके पढ़ लेना। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। चालुक्य शासन पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का कौन सा साल था, मतलब कब इन्होंने विजय प्राप्त किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ईस्वी पूछा जा रहा है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो ये सारे के सारे बहुत उम्दा प्रकार के सवाल हैं। ये क्वेश्चन जो है ये 2016 में पूछा गया था, तो इसका उत्तर आप दें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 618 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां नंबर।
चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागर में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन यहां दिया हुआ है, आपको बताना है इसका सही उत्तर। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दिया गया था। बहुत को लगता होगा मार्को पोलो होगा, लेकिन नहीं होगा। मार्को पोलो, इब्न बतूता नहीं होगा और ना ही निकोलो कॉन्टी होगा। ये होगा ऑप्शन नंबर सी, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में आपको मिलेगा? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, जल्दी से इसका उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन का मकबरा। बलबन का जो मकबरा है यहां पर ये मिलेगा। बाकी बहुत आदमी को ये लगता होगा कि ये अलाई दरवाजा होगा, नहीं, ये बलबन का मकबरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अति कट्टर मतलब बहुत ज्यादा, एकदम नेक्स्ट लेवल का कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नक्शबंदी। नक्शबंदी जो है ये कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय से थे। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? आपको इसका उत्तर बताना है। 4 ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं, एकदम रिलेटेड है सारा का सारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह। शेरशाह सूरी ने जो चांदी का रुपया है, शुद्ध चांदी का रुपया, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। यहां पर आपको कुछ ग्रुप मिलेंगे, इधर एक ग्रुप है, इधर एक ग्रुप है। आपको इसका मिलान करना है। इसका मिलान आप करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, इसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा और जिसका उत्तर सही होगा उसमें मैं विथ हार्ट में उसको लगा दूंगा, तो पिन कर दूंगा, वो सबसे ऊपर दिखेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये हुआ पार्ट 2। पार्ट 3 इसका जल्दी ही आएगा। इसके पहले मुझे लगता है कि ज्योग्राफी का पार्ट आ जाएगा, तो आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इल्यूजन।